स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हमने चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि हमें सभी ऑर्गेनिजम्स में किसी न किसी तरह की एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और वो मूवमेंट होता है एक तरीके का रेस्पॉन्स उसके एनवायरमेंटल चेंज को लेकर के। और ऐसे एनवायरमेंटल चेंज जो जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म क्या करे, रेस्पॉन्स कर दे, उन्हें हम कहते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या हुए या स्टिमुली और स्टिमुलस हमारे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है इनकी वर्ड की। तो ये स्टिमुलस या स्टिमुली कह लो, ये क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशनल या डिटेक्टेबल, मतलब जो चेंजेस हमें दिख जाए या पता चल जाए, ऐसे चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर कोई ऐसा चेंज हो जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर दे, रेस्पॉन्स कर दे, या उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चेंज हो जिस पर वो रेस्पॉन्स करे। अंदर जैसे कि भूख लग गई मुझे, है ना, अंदर मुझे फील हुआ कि भूख लग रही है, तो वो एक इंटरनल चेंज है जिस पर मैं रेस्पॉन्स करूंगा और खाना खाने जाऊंगा। ठीक है, तो ये कह रहा कि या तो एक्सटर्नल हो या कोई इंटरनल चेंज हो किसी उसके एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म के। तो ऐसे एनवायरमेंटल चेंज पर अगर चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल हो, उस पर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर दे, रिएक्ट कर दे, तो वो एनवायरमेंटल चेंज क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। अब ये कह रहा है इसके आगे, स्टिमुलस के आगे कि स्टिमुलस तो हुआ कि वो एनवायरमेंटल चेंज जिस पर रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल चेंज हुआ स्टिमुलस, लेकिन उस रेस्पॉन्स का क्या, जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर रहा है ना उस एनवायरमेंटल चेंज पर, उस स्टिमुलस पर, उस रिएक्शन को कह देते हैं हम क्या, रेस्पॉन्स। तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होता है, जो भी हम कोई रिएक्शन देते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शन देता है स्टिमुली पर या स्टिमुलस पर, और जो रिएक्शन देता है उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, रेस्पॉन्स कह देते हैं। और ये रेस्पॉन्स हमारे तीन टाइप्स में हमने जो है डिवाइड किए हुए हैं, तीन टाइप में जो हमने बांटे हुए हैं। ठीक है, पहली टाइप इसकी क्या कहती है, वॉलंटरी एक्शन। और वॉलंटरी वर्ड आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, जैसे कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम जो है वॉलंटियर्स का रोल कई बार प्ले करते हैं। तो वॉलंटियर्स कौन होते हैं, वॉलंटियर्स वो होते हैं जो अपनी इच्छा से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हेल्प करवाते हैं काम करने में कोई भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉलंटियर्स का जो वर्ड है उसका मतलब क्या रहा कि कहीं ना कहीं हम जो है अपनी इच्छा से अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पे वॉलंटियर वर्ड यूज किया गया था। इसी तरीके से जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी सोच और समझ से, अपना थिंक करके अपने एक्शंस को कंट्रोल करे। तो वो एक्शंस जो कि कंट्रोल्ड में होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि मेरा ये हाथ हिलाना ये मेरे कंट्रोल में है, मेरा ये बोलना ये भी मेरे कंट्रोल में है, मेरा चलना इधर से उधर ये भी मैं सोच के कर रहा हूं, समझ के कर रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसा कोई भी एक्शन, या मेरा खाना खाना, है ना, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि मेरे कंट्रोल में है, मैं सोच समझ के कर रहा हूं, अपनी इच्छा से कर रहा हूं, ऐसे एक्शंस को हम कह देते हैं वॉलंटरी एक्शन। और ये वॉलंटरी एक्शन हम करते हैं किसकी मदद से, हमारे ब्रेन की मदद से। और हमारे ब्रेन में भी तीन पार्ट्स होते हैं, हमारे ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये कह रहा है ब्रेन में भी क्या है, हमारा एक पार्ट होता है फोर ब्रेन। उस फोर ब्रेन की मदद से हम क्या करते हैं, हमारा वॉलंटरी एक्शन करते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन जो हम कर रहे हैं कोई भी, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, फोर ब्रेन की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमने अभी बोल दिया, टॉकिंग या वॉकिंग वगैरह कुछ भी, या मेरा हाथ हिलाना। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है मेरे किसके, वॉलंटरी एक्शन के। इसके बाद हमारा इनवॉलंटरी एक्शन। अब वॉलंटरी एक्शन है जिसमें हम अपनी विल से, अपनी इच्छा से कोई एक्शन कर रहे हैं, और इनवॉलंटरी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इनवॉलंटरी क्या होगा, इनवॉलंटरी में वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। विल मतलब हमारी इच्छा, है ना, हम सोच समझ के वो एक्शंस नहीं कर रहे, हम खुद से अपनी इच्छा से वो एक्शंस नहीं कर रहे। ऐसे एक्शंस को हम क्या कह देते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन कह देते हैं। और ये इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल होते हैं हमारे ब्रेन के ही बाकी के पार्ट से। मैंने बताया ब्रेन का एक पार्ट तो फोर ब्रेन है जो कि वॉलंटरी एक्शन कर रहा है। वहीं जब मेरे ब्रेन के बाकी के पार्ट हैं, बाकी बचे हुए दो पार्ट कौन कौन से, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये जो मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है ये करवाते हैं हमारे कौन से एक्शन, हमसे इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि मेरा सांस लेना, ये मेरा हार्ट का बीट करना। अब जैसे मैं बोलते समय या सोचते समय, कोई भी काम करते समय, वॉलंटरी एक्शन करते समय मैं सोच के कर रहा हूं और वो काम मेरे कंट्रोल में कि मुझे करना है या नहीं करना है। लेकिन जो मेरी हार्ट बीट है, जो मेरा दिल का धड़कना है,
क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो मेरा दिल का धड़कना है, अगर मैं उसे अपनी इच्छा से रोक दूंगा तो मेरा ब्लड का फ्लो होना रुक जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो कोई कुछ भी सप्लाई नहीं पहुंचेगी हमारी पूरी बॉडी में। तो ये कह रहा है कि जो हमारा हार्ट का बीट होना है, मतलब दिल का धड़कना है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये सांस लेना, जैसे अभी मैं आपसे बात करते समय, आपको समझाते समय बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये बोलना तो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन इस बोलने के साथ साथ मैं रेस्पिरेशन भी कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, फिर वो जो सांस ले रहा हूँ मतलब जो है मेरी एयर अंदर जा रही है, उसमें से ऑक्सीजन मेरे ब्लड में जा रही है, ब्लड से वो ऑक्सीजन हर एक सेल तक जा रही है, वो सेल उस ऑक्सीजन की मदद से क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ रही है, लंग्स तक आ रही है, फिर वहां से जो मैं बाहर एयर में उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि अगर ये मेरे कंट्रोल में होता तो इसके लिए मुझे सोचना पड़ता है समय कि मुझे सांस लेनी है, मुझे सांस लेनी है, पर क्या मैं हर समय सोच रहा हूँ कि मुझे सांस लेनी है, ब्रीथिंग करनी है या रेस्पिरेशन करनी है? नहीं, ब्रीथिंग एक बार को हमारे कंट्रोल में हो जाती है। जैसे अभी ये मैंने सोच के जो है ब्रीथिंग की, लेकिन सोते समय क्या मैं सोच रहा हूं कि मुझे ब्रीथिंग करनी है? बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तो ये कह रहा है कि ऐसे हमारे रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग जो है क्या होता है, हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। क्यों? या हार्ट बीट भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये वो एक्शंस है जिसमें हम सोच नहीं रहे। या फिर वोमिटिंग, उल्टी आना, क्या तुम सोच रहे हो कि मुझे उल्टी आ जाए? नहीं, वो तो अपने आप आती है ना, जब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए हमें, तब वोमिटिंग होती है हमें। तो वोमिटिंग होना क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वोमिटिंग भी क्या हुआ, इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि वॉलेंट्री एक्शन तो वो होता है जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में वो कर रहा है फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, वोमिटिंग, इसके अलावा काफी और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे आप पलकों का मेरा झपकना, है ना। तो ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि अपने आप होते हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। अब इसके बाद आता हमारा थर्ड टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, जो कि है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? पहले हमने देखा कि वॉलेंट्री एक्शन जो मेरे कंट्रोल में है, उससे अलग बचे एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो तीसरे कौन से आगे, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर हमारी बॉडी किसी ऐसी चीज पर टच हो जाती है जिससे हमें डैमेज हो सकता है, जैसे किसी गर्म चीज पर टच हो जाना, या किसी एक्सट्रीम कोल्ड चीज पर टच हो जाना, है ना, या किसी करंट वायर को हम टच कर ले तो उससे भी हम तुरंत हाथ जो है हमारा झटकते हैं, है ना। ये गर्म चीज को टच किया तो उससे भी हम तुरंत हाथ हटाते हैं, या ठंडी चीज को टच करेंगे उससे भी हाथ हटाएंगे। तो ये कह रहा है ऐसी किसी भी चीज से अगर हमारी बॉडी टच हो जाती है, या आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि साइलेंसर होता है बाइक का, उस पर पैर लग जाता है कभी कभी, तो तुरंत पैर हम झटके से क्या करते हैं, हटाते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन हुए जिसमें किसी ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी आ जाए जब वो उसे डैमेज हो रहा हो, तो उस डैमेज को बचाने के लिए हमारी बॉडी खुद से क्या लेती है, एक्शन लेती है। तो ये खुद से एक्शन लिए जाने वाले एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन भी। पर कौन से खुद से लिए जाने वाले एक्शन? जिसमें हमारी बॉडी खुद को अपने होने वाली डैमेज से बचाती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये भी अपने आप होते हैं, ये भी हमारी ओन विल से कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक है, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय अवर ओन विल। तो ये अपनी ओन विल से कंट्रोल नहीं होते, तो इन्हें कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, इन्हें कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कंट्रोल करती है हमारी क्या, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुए, जिसमें हमारी जो है बॉडी खुद से एक रेस्पॉन्स करती है अपने आप को डैमेज से बचाने के लिए, ठीक है। और इसको करवाता कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। बाकी इसके बारे में ये हो कैसे रहा है वो भी हम पढ़ेंगे अपनी अगली स्लाइड में डिटेल में, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब जैसे कि हमने देखा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो एक ऐसे एक्शन है, वो ऐसे रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी के जो बिना सोचे समझे खुद से हो जाते हैं डैमेज से बचाने के लिए। मतलब एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसपे हमारी बॉडी डैमेज हो रही होती है, तो डैमेज से बचाने के लिए बॉडी क्या करती है, खुद से ही मूव कर लेती है उस डैमेज से बचाने के लिए, बॉडी को खुद को बचाने के लिए, है ना। तो ऐसे एक्शन जो कि क्या हो जाए, खुद से हो जाए बिना टाइम लिए, वो एक्शन हम क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, ये वो क्विक
तेजी से सड़न, अचानक से होने वाले वो रेस्पॉन्स हैं जो कि हमारी बॉडी लेती है, किसको लेकर, एक स्टिमुलस को लेकर, मतलब एक ऐसा स्टिमुलस जो कि हमारी बॉडी को क्या पहुंचा रहा हो, हार्म पहुंचा रहा हो। स्टिमुलस यानी चेंज एनवायरमेंट में, तो हमारे एनवायरमेंट में कोई ऐसा चेंज हो जाए, जैसे अभी मेरी स्किन के पास एनवायरमेंट नॉर्मल एयर है, अगर कोई गर्म चीज आ जाए एनवायरमेंट में, तो वो एनवायरमेंट में चेंज हो, वो एक स्टिमुली हुई, तो स्टिमुली अगर आकर गर्म चीज मेरे स्किन पर टच हो जाए तो मेरी स्किन क्या होगी, डैमेज होगी, तो मेरा हाथ जो है तुरंत अचानक से क्या करेगा, मूव करेगा, भले ही मैं उस तरफ देख भी ना रहा हूं। मेरे पीछे से अगर कोई आकर के कोई गर्म चीज मेरे हाथ पर लगाएगा तो मेरा हाथ अपने आप से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा उस गर्म चीज से मेरी स्किन के डैमेज को बचाने के लिए। तो ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कह देते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मेरे रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रोंग है, कि अचानक से कोई चीज आई और हमने जो है बचने के लिए हमारी बॉडी अपने आप मूव कर गई इस तरह से, तो ये एक्शन क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अब ये कह रहा है, इसके बाद एक टर्म आती है रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ये चीज समझने के लिए हमें समझना होगा पूरा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कि ये होता कैसे है। देखो, हमने पढ़ा है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, और वो सिग्नल्स को रिसीव करके भेजते हैं न्यूरॉन को, है ना। न्यूरॉन हमारे नर्व सेल्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को यानी कि इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करते हैं पूरी बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये कह रहा है, जो रिसेप्टर्स ने एनवायरनमेंट में से सिग्नल रिसीव किए होते हैं वो हमारे नर्व सेल्स में जाते हैं। और नर्व सेल्स हमारे तीन तरीके की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो ये कह रहा है, जो रिसेप्टर सिग्नल्स लेते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन को भेजते हैं, ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन वो सिग्नल लेकर जाती है आगे स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है रिले न्यूरॉन, जो कि वो रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल्स रिसीव करती है, और फिर उसके बाद वो सिग्नल दे देती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन या वो कमांड कह सकते हैं हम, या वो रेस्पॉन्स कह सकते हैं जो लेना होता है, वो रेस्पॉन्स जो है रिले न्यूरॉन के जरिए आता है मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन मसल्स को जो है वो एक्शन लेने के लिए कमांड दे देती है और मसल्स वहां से मूव कर जाती है। तो ये चीज जो है हम अब तक इतना पढ़ चुके थे कि रिसेप्टर सिग्नल रिसीव करते हैं और न्यूरॉन्स उस सिग्नल को लेकर के आ जाते हैं आगे, है ना। तो ये कह रहा है, देखो आगे इसमें, कि जब भी कोई चीज हमारे गर्म चीज पर हम छूते हैं, या किसी ऐसी भी चीज पर हम छू जाएं जो गर्म ना भी हो पर हमें डैमेज कर रही हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, और जैसे ही यहां से रिसेप्टर सिग्नल रिसीव करेंगे तो जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन होती है जो कि रिसीव्ड सिग्नल्स को लेकर के जाती है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स उस सिग्नल को लेकर के जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स, हमारे नर्व सेल्स, है ना, पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में न्यूरॉन के बारे में। तो ये कह रहा है, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल को लेकर जाती है कहां तक, हमारे रिले न्यूरॉन तक, ठीक है। रिले न्यूरॉन हमारी सेकंड टाइप की न्यूरॉन थी, नर्व सेल्स है हमारे ये भी, और ये कहां मौजूद होते हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर आई और कहां लेकर चली गई, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन तक लेकर गई है। अब नॉर्मली कामों में क्या होता है, ये नॉर्मली एक्शंस में रेस्पॉन्स लेने में क्या होता है कि ये सिग्नल जो रिले न्यूरॉन तक आता है स्पाइनल कॉर्ड तक, वो स्पाइनल कॉर्ड आगे मैसेज भेज देती है ब्रेन को, ठीक है। और फिर जो है हम ब्रेन से कमांड भेजता है और हम एक्शन लेते हैं कि जैसे प्यास लगे तो पानी पीने चलो, वो ब्रेन ने कमांड भेजी। लेकिन इस डैमेज के कंडीशन में क्या होता है, जैसे रिसेप्टर सिग्नल रिसीव करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर आए रिले न्यूरॉन तक, और वो रिले न्यूरॉन ने सिग्नल दिया किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो स्पाइनल कॉर्ड आगे मैसेज ब्रेन को भेजने से पहले ही क्या कर लेती है, रिले न्यूरॉन को कमांड दे देती है कि हमें यहाँ से क्या करनी है, ये मसल जहां पर भी, वो बॉडी का पार्ट जहां पर भी डैमेज हो रहा होता है वो हमें वहां से मूव करना है। तो वो कमांड रिले न्यूरॉन के जरिए कहां तक आता है, मोटर न्यूरॉन तक आता है। मोटर न्यूरॉन हमारे वो नर्व सेल्स है जो सिग्नल लेकर आ रहे हैं, कमांड वाले, जो रेस्पॉन्स हमें लेना है वो रेस्पॉन्स वाले सिग्नल मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहे हैं, और वो लेकर आते हैं तो लास्ट में जो हमारे न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, जिसके लास्ट में क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है, उस नर्व एंडिंग से अपने जो सिग्नल्स है जो लेकर आ रही है वो रिलीज कर देते हैं। फिर वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है हमारी मसल्स के पास, और उन मसल्स को मैसेज मिल जाता है कि हमें यहाँ से क्या करना है, मूव करना है, और तुरंत मसल्स वहां से जहां भी उन्हें इफेक्ट हो रहा होता है उस मसल्स पर, वो मसल वहां से क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अब मसल पे क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हमने मसल्स को क्या नाम दे दिया, इफेक्टर का नाम दे दिया। और ये क्वेश्चन हमें कई बार बोर्ड्स में देखने को मिलता है, इस तरीके से डायग्राम बना के दे दिया जाता है एग्जाम में, और सेंसरी न्यूरॉन की जगह लिख देंगे ए डायग्राम बना करके, और हमारे इफेक्टर की जगह लिख देंगे सी, रिले न्यूरॉन की जगह लिख देंगे बी, और इसी तरीके से ABCD लिख के बोलेंगे कि गैस करो कौन सा पार्ट क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिग्नल लेकर जा रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन है, रिसीव किया रिसेप्टर ने,
जो सिग्नल लेकर गया बॉडी के अंदर वो सेंसरी न्यूरॉन, जो सिग्नल पहुंचा कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक, वहां हमारी रिले न्यूरॉन है। और रिले न्यूरॉन जो कमांड लेकर आ रही है, रेस्पॉन्स वाला सिग्नल लेकर आ रही है, वो मोटर न्यूरॉन को भेज दे उसने भेज लाने के लिए, और मोटर न्यूरॉन जो है लेकर आ रही है उस हमारे रेस्पॉन्स के सिग्नल को, और उसने वो सिग्नल किसे दिया, मसल्स को दिया। मसल्स पर इफेक्ट पड़ रहा है इसलिए उसका नाम रख दिया हमने इफेक्टर। तो ये हमारा प्रोसेस है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। तो ये कह रहा है ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें रिसेप्टर से लेकर के जो जो पूरा एक पाथ हमने कवर किया, पहले रिसेप्टर्स ने सिग्नल रिसीव किए, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर, ये पूरा जो पाथ कवर हुआ है ना, ये पूरा जो पाथ कवर हुआ है, इस पूरे पाथवे को हम क्या क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कह देते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या हुई, ये वो पाथवे है जिसके जरिए हमारे नर्व इंपल्सेस किसके दौरान, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो है नर्व इंपल्सेस पास होते हैं। तो कहां कहां से पास हुए, पहले हमारे सेंसरी न्यूरॉन से पास हुए, रिले न्यूरॉन तक गए, रिले न्यूरॉन से पास होके मोटर न्यूरॉन तक आए, मोटर न्यूरॉन से पास होके मसल्स तक आई, जो हमने इफेक्टर कह दिया, और फिर वो मसल्स वहां से क्या कर गई, मूव कर गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी रिफ्लेक्स आर्क, जिसके जरिए हमारा क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस ले जाते हैं। अब ये कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन लेने की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, नॉर्मली रिफ्लेक्स एक्शन लेने की नीड मतलब इस स्पाइनल कोड के एक्शन लेने की नीड क्यों पड़ी, यहाँ पे स्पाइनल कोड ने क्यों कंट्रोल करा हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जिसमें हमारी बॉडी डैमेज हो रही है, ताकि जो एक टाइम है, जो टाइम पीरियड है कि एक टाइम लगता है यहाँ से आगे सिग्नल ब्रेन तक जाने में, फिर ब्रेन जो है रेस्पॉन्स लेने के लिए आगे सिग्नल भेजता है, उससे पहले वो सोचता है, थिंक करता है ब्रेन कि क्या हमें एक्शन लेना है। तो इस दौरान हमें डैमेज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो उस डैमेज को कम करने के लिए, यानी कि जो टाइम लग रहा है डिसीजन लेने का, वो टाइम पीरियड कम करने के लिए, जिससे डैमेज भी कम हो जाए, हम क्या हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर लेती है, एक्शन ले लेती है, और हमें हमारी बॉडी को डैमेज होने वाले को क्या होने वाले डैमेज को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, जिससे हमारी बॉडी क्या नहीं होती, हार्म नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी बॉडी ज्यादा हार्म हो जाएगी। तो ये हमारी नीड है फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कौन एक्शन ले रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक्शन ले रही है। ठीक है, और इसीलिए हमने स्पाइनल कॉर्ड को भी रखा किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा कौन कौन है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन तो हमने पता है कि सारे फंक्शन हमारी बॉडी के करवाता है, वो ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी जो है हमारी एक तो ये सिग्नल भेज रही है ब्रेन तक कमांड लेने के लिए आगे कुछ भी नॉर्मल कंडीशन में। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या लेती है, खुद से ही कमांड भेजती है आगे, या रेस्पॉन्स की जो सिग्नल्स है वो भेजती है आगे। क्लियर है। अब इसके अलावा ये कह रहा है इसमें एक पॉइंट रह जाता है क्या, कि जो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, ये कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे मान लो गर्म चीज, किसी तवे को मैंने रसोई में गर्म तवे से मुझे नहीं पता मेरा हाथ जलता है, तो एक बार मेरा गर्म तवे पर हाथ लगेगा तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक्शन लेगी, डैमेज को बचाने के लिए हाथ पीछे हटाएगी मेरा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे हाथ पीछे हट जाएगा, या किसी भी कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ने क्या लिया, डिसीजन लिया है बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए, तो जिस भी तरीके की वो सिचुएशन रही होगी उसका मैसेज जो है ब्रेन को भेजेगी स्पाइनल कॉर्ड आगे बाद में। ठीक है, पहले डिसीजन भेज देगी और फिर साथ के साथ क्या कर देगी, ब्रेन को एक मैसेज भेज देगी। क्या मैसेज भेज देगी कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें डैमेज हो सकता है, तो आगे से ये काम हमें नहीं करना। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि छोटे बच्चे कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे उनको चोट वगैरह लग जाती है, तो नेक्स्ट टाइम छोटे बच्चे वो काम करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेमोरी में एक फीड हो गया ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड ने एक सिग्नल, एक मैसेज भेज दिया था ब्रेन को कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें डैमेज होगा। तो वो मेमोरी जो क्या होती है ब्रेन में फीड हो जाती है, और फिर ब्रेन क्या करता है, बाद में एक्शन लेता है। जब भी ऐसा कुछ हम काम करने वाले होते हैं तो ब्रेन हमें रोक देता है कि ये काम हमें नहीं करना, नहीं तो हमें क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो वैसे तो डायरेक्ट कुछ ऐसा लिंक्ड नहीं है हमारा ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद एक ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है कि आगे से ऐसा कोई काम हमें नहीं करना। तो ये था हमारा कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें फंक्शन किसका देखा हमने, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देखा। अब आगे हम इसकी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, उसके सारे पार्ट्स और उनके फंक्शंस। अब पढ़ना हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और ह्यूमन ब्रेन होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट।
क्योंकि हम जानते हैं, हमने नर्वस सिस्टम में देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें थे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड का फंक्शन हम देख चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। इसके बाद अब बारी आती है हमारे ह्यूमन ब्रेन की, और ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ये हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो हमारा मेन है कौन, ब्रेन। और इस ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में हमारा ब्रेन बटा हुआ है। वो 3 पार्ट कौन कौन है हमारे, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे का ब्रेन, जैसे कि हम जानते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड मतलब सामने या आगे, और बैकवर्ड मतलब पीछे। तो ये इसी तरह फॉरवर्ड में फोर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सामने या आगे, तो फोर ब्रेन यानी कि सामने का ब्रेन, ये जो आगे का ब्रेन है हमारा, इस ब्रेन को हम कह देते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा एक मिड ब्रेन होता है इस फोर ब्रेन के बीच में, ठीक है, ये हमारा इस फोर ब्रेन के बीच में आ जाता है मिड ब्रेन, और फिर इस मिड ब्रेन के नीचे हमारा छुपा हुआ होता है हमारा हिंड ब्रेन। और जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, इसी को हम हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं छोटा दिमाग, है ना। तो ये कह रहा है कि ये हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम देखते हैं इन तीनों पार्ट्स के फंक्शन, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या, फोर ब्रेन। और ये जो फोर ब्रेन है हमारा, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो कि सारा का सारा जितना भी थिंकिंग वाला पार्ट है, लॉजिकल वाला, रीजनिंग वाला, है ना, मतलब हमें सोचना समझना होता है, कुछ कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीजें हमें सोचनी या समझनी होती है, कोई भी एक्शन हमें ऐसा सोचने समझने वाला यानी कि वॉलेंट्री एक्शन हमें करना होता है, या थिंकिंग वाला पार्ट जितना भी हमारा होता है, वो सारा कौन कर रहा है, हमारा फोर ब्रेन कर रहा है। और फोर ब्रेन के अंदर होता है हमारा कौन, सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम है हमारा, यही हमारा जितना भी सोचने समझने वाला पार्ट है वो ये कर रहा है, ठीक है, और यानी कि वॉलंटरी एक्शन ले रहा है। तो अगर हमारा जो फोर ब्रेन है या सेरिब्रम है ये वॉलंटरी एक्शन ले रहा है, इसका मतलब जितने भी एनवायरमेंट में से आने वाले रेस्पॉन्सेज थे वो किसके पास आ रहे होंगे, इसी हमारे सेरिब्रम के पास आते हैं। हमारे सारे के सारे जो सेंसरी इंपल्सेस होते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रही होती है, वो सारी एट द एंड कहां पर आती है, हमारे सेरिब्रम के पास आती है, फोर ब्रेन के पास आती है। क्योंकि यही पार्ट क्या लेता है, उस इंफॉर्मेशन को जज करके या उसके अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करके क्या लेता है, रेस्पॉन्स करवाता है, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी से रिएक्शन करवाता है। जैसे कि भूख लगने पर खाना खाना, या प्यास लगने की इंफॉर्मेशन गई, सेंसरी इंपल्सेस गए हमारे सेरिब्रेन तक, तो ये हमें कमांड देगा कि चलो चल के पानी पीना चाहिए अब, है ना। तो इस तरीके का कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आती है सारी सेरिब्रम के पास जाती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी वॉलंटरी एक्शंस हम करते हैं, सोच समझ के करने वाले काम, वो सारे कौन करता है, हमारा सेरिब्रम करता है। क्लियर है। इसके अलावा जितना भी मेमोरी वाला पार्ट होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी ब्रेन में स्टोर होनी होती है ना, कलेक्ट होनी होती है और स्टोर होनी होती है, वो सारा इंफॉर्मेशन यानी कि मेमोरी हमारी कहां पर स्टोर होती है, सेरिब्रम में। यानी कि आप एग्जाम के लिए जितना भी याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो सारा का सारा स्टोर हो रहा है कहां पे जाके, सेरिब्रम में। और फिर वही सेरिब्रम को आप क्या करते हो, यूज करते हो और एग्जाम में जाकर आंसर्स लिख कर आ जाते हो, क्योंकि वहां पर आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है सारा का सारा डाटा जो भी आपने पढ़ा है, याद किया है। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो हमारा भूख से एसोसिएटेड एक सेंटर है, कि भूख लगने पर पता चल जाना, या खाना खा लिया तो पेट भरने पर पता चल गया कि पेट भर गया, ये भी हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, सेरिब्रम से जुड़ा होता है। सेरिब्रम से ही हमें पता चलता है कि अब हमें भूख लगी है या हमारा पेट भर गया। इसके अलावा कोई भी लर्निंग वाला पार्ट, हमें कोई चीजें सीखनी है या समझनी है या कोई रीजनिंग लगानी है किसी क्वेश्चन में या किसी सिचुएशन में, कि अब मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूं, मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है, कैसे सिचुएशन को मुझे सॉल्व करना है ना, वो सारे काम कौन करता है, हमारा यही हमारा फोर ब्रेन करता है। अब इस फोर ब्रेन के आगे पढ़ेंगे हम क्या, मिड ब्रेन, और फिर पढ़ेंगे हमारा हिंड ब्रेन अगली स्लाइड में। अब फोर ब्रेन के बाद हमारा ब्रेन में अगला पार्ट है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों ही हमारे मिलकर के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। बस ये जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस है जो हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इनमें दोनों में बटे हुए होते हैं। जैसे कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे प्यूपिल का चेंज होना, हमारा जो प्यूपिल का साइज होता है वो छोटा बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू नीड, है ना। हम जानते हैं कि जैसे कि हम लाइट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है,
क्योंकि उस समय पे हमारी आंखें क्या चाहती है कि थोड़ी कम लाइट अंदर जाए आंखों में, है ना, क्योंकि लाइट तो हमें चाहिए होती है देखने के लिए। लेकिन अगर हम बाहर जाए, जैसे धूप में ज्यादा तेज धूप हो जाए, ज्यादा तेज लाइट हो कहीं पर, तो वहां पर वो लाइट हमें आंखों को डैमेज कर सकती है। तो हमारी आंखें कोशिश करती है कि कम से कम लाइट अंदर जाए, है ना, ताकि बस उतनी लाइट अंदर जाए जो कि सफिशिएंट है देखने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पीपल का साइज छोटा हो जाता है। वहीं अगर हम कहीं ऐसे रूम में जाए जिसमें थोड़ा कम डिम लाइट हो, अंधेरा हो या कम लाइट हो, तो वहां पे हमारे प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ताकि हमारी आंखों में ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए और हमें क्लियर जो है दिख पाए। तो ये प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा है लाइट अंदर कम या ज्यादा जाने देने के लिए। ये पीपल का साइज हम अपनी इच्छा से तो कंट्रोल करते नहीं है, हम खुद तो नहीं सोचते कि मुझे जो है पीपल का साइज अब छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, है ना, ये खुद से होता है नीड के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो मिड ब्रेन होता है वो नेक से ऊपर के रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा कि जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सडन एक्शन जो कि हमारी बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए होते हैं, वो एक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। लेकिन वो करती है नेक से नीचे की बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि वहां पर स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा नजदीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का टाइम लगाएगी कमांड भेजने में। लेकिन नेक से ऊपर जो है हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन में कौन, मिड ब्रेन काम करता है, किसके लिए, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स के लिए। और रिफ्लेक्स मूवमेंट किसकी, हेड और नेक की, मतलब गर्दन से ऊपर की जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई झटके से या तेजी के साथ आपके फेस के पास हाथ लाए, या कुछ भी ऐसी कोई चीज आपके फेस के पास आ, जैसे आप कहीं मार्केट में खड़े हो, कहीं जो है फेस के आसपास आपके कुछ आ जाए, तो आप तेजी से झटके के साथ क्या करते हो, फेस को वहां से मूव करते हो ना, अपनी एक नेक की या हेड की मूवमेंट करते हो अपने फेस को बचाने के लिए। तो वो जो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वो जो रिफ्लेक्सेस है हमारे, जो कि बचा रहे हमारे फेस को या ब्रेन, है ना, हेड को या नेक को, तो वो मूवमेंट किसकी वजह से हो पा रही है, हमारे मिड ब्रेन की वजह से हो पा रही है। तो ये फंक्शन था हमारे मिड ब्रेन का। इसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। और जैसे हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इसी तरह हिंड ब्रेन भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हमने जो फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन के अंदर हमने देखा था कि हमारा पार्ट जो है इसका नाम है सेरिब्रम। लेकिन जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसमें हमारा ऐसे ही मिलता जुलता नाम है सेरिबेलम। लेकिन फोर ब्रेन में आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि फोर ब्रेन में आर आ रहा है ना, और सेरिब्रम में भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो आर वाला सेरिब्रम फोर ब्रेन में होता है, फोर ब्रेन है ना, फोर और सेरिब्र, तो दोनों में आर आर आ रहा है। तो फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम, और वहीं जो हिंड ब्रेन होता है उसमें होता है सेरिबेलम, है ना। तो जो हिंड ब्रेन है इसके अंदर 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा सेरिबेलम, दूसरा मेडुला और तीसरा पोन्स। अभी जो हमारा पहला पार्ट है हिंड ब्रेन का, ये हमारा जो सेरिबेलम है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की बैलेंसिंग और पोस्चर को मेंटेन करना। मतलब अभी मुझे खड़े होने के लिए मेरी बॉडी को क्या करना पड़ रहा है, एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। अभी तो मैं एक प्लेन सरफेस पर हूं, अगर मैं कहीं रफ सरफेस पर चला जाऊं या ऐसे सरफेस पर चला जाऊं जो थोड़ा इंक्लाइंड हो या डिक्लाइंड हो, है ना, वहां पर खड़े रहने के लिए मुझे बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो मुझे कम जो है जरूरत पड़ रही है बैलेंस बनाने की, क्योंकि एक प्लेन सरफेस है। लेकिन वैसे रफ सरफेस पर क्या होगा, जो प्लेन ना हो उस पर बैलेंस बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशंस में जब हमें बॉडी को क्या बनाना हो, बैलेंस बनाना हो, या चलते समय भी मुझे एक बैलेंस बनाना पड़ता है, दौड़ते समय मुझे एक बैलेंस बनाना पड़ता है, या साइकिल चलाते समय मुझे एक बैलेंस बनाना पड़ता है, बाइक चलाते समय बैलेंस बनाना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा एक काम जिसमें हमें बैलेंस बनाना होता है या अपनी बॉडी का एक पोस्चर मेंटेन करना होता है, जैसे बैठने में एक पोस्चर मेंटेन करना होता है हमें, है ना, या लेटने में पोस्चर मेंटेन करना होता है, खड़े होने में पोस्चर मेंटेन करना होता है। तो ये बैलेंस बनाना या पोस्चर मेंटेन करने का काम है हमारा, ये कौन करता है, सेरिबेलम करवाता है। इसके अलावा कुछ वॉलंटरी एक्शंस ऐसे होते हैं जो कर तो फोर ब्रेन रहा है, लेकिन उसमें सेरिबेलम की, हिंड ब्रेन के सेरिबेलम की भी हेल्प लगती है। क्यों, क्योंकि सेरिबेलम ही क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है। और हमें जो है कुछ भी लिखने में भी क्या करना पड़ता है, बैलेंस ही तो बनाना पड़ता है। तो उसमें जो काम है वो हो तो रहा फोर ब्रेन के, उसकी हमारा फोर ब्रेन की मर्जी से, सेरिब्रम की मर्जी से, है ना, क्योंकि उसमें हम थिंक करके लिख रहे हैं। लेकिन वो जो लिखने में जो बैलेंस बनाना पड़ रहा है हमें, या फिर हम जो साइकिल चला रहे हैं उसमें हम सोच के साइकिल चला रहे हैं अपनी मर्जी से, है ना। साइकिल चलाने के लिए हमें सोचा तो किसने, फोर ब्रेन ने, सेरिब्रम ने, कि हमें साइकिल चलानी, साइकिल चला के यहाँ जाना है या वहां जाना है। लेकिन उस साइकिल चलाने में जो बैलेंस बनवा रहा है वो कौन बनवा रहा है, सेरिबेलम बनवा रहा है। ऐसे लिखने में जो बैलेंस बनवा रहा है वो कौन बनवा रहा है, सेरिबेलम बनवा रहा है। लिख तो हम रहे हैं
फोर ब्रेन से सोच करके कि मुझे ये लिखना है या ये लिखना है वो लिखना है, तो वो जो लिखने के लिए सोचना पड़ रहा है वो सेरिब्रम सोच रहा है, फोर ब्रेन। लेकिन उस लिखने में, लिखते समय जो बैलेंस बन रहा है हाथ का, पेन का, राइटिंग बनाने के लिए, वो कौन करवा रहा है? सेरिबेलम करवा रहा है। तो ये कह रहा है कि इस तरीके के कुछ जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारे, जो हम सोच के करते हैं लेकिन उनमें बैलेंस की जरूरत होती है, तो उनका ध्यान भी कौन रखता है? सेरिबेलम ध्यान रखता है। क्लियर है? तो जितने भी हमारे पोस्चर मेंटेन या बैलेंस वाले काम है वो कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है, जो कि किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है हिंड ब्रेन का, वो है मेडुला। और मेडुला कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, हमारी बॉडी में जो ब्लड हमारा सर्कुलेट हो रहा है वो एक प्रेशर के साथ सर्कुलेट हो रहा है। हमारी आर्टरीज होती है, वेन होती है, आर्टरी में अलग ब्लड प्रेशर, उसमें हाई प्रेशर है ना, इसलिए वो थिक और इलास्टिक होती है। वेन में हमारा लो प्रेशर है, इसलिए वो थिन होती है, नॉन इलास्टिक होती है। तो ये कह रहा है जो हमारी बॉडी में अलग अलग ये ब्लड प्रेशर है, इसको जो मेंटेन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा मेडुला कर रहा है, जो कि किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। इसके अलावा अपने फेवरेट फूड को ले देख करके सलाइवेशन आना, यानी सलाइवा आ जाना, जिसको हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया, राल आ गई है ना खाना खाते समय, तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा वोमिटिंग आना, उल्टी आना, ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है कि हमें उल्टी आ रही है, अब मैं उल्टी करना चाहता हूं, है ना, या नहीं करना चाहता। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, एक वोमिटिंग, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मेडुला कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? इसके अलावा डकार वगैरह आना, इस तरीके के कोई भी जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। वही हमारा हिंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है पोन्स, और पोन्स भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। और इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा? जैसे कि हमने पढ़ा चैप्टर 5 में, हमारा एयर को अंदर लेना और ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना ब्लड में, वो ब्लड के जरिए ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच जाती है पूरी बॉडी में, और वो जो सेल्स होते हैं उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर CO2 बनती है। वो CO2 वापस पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर आती है ब्लड के जरिए, लंग्स तक आती है, और लंग्स से वो CO2 हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो पूरा एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें ब्रीथिंग भी एक पार्ट है, ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, हमारी मर्जी से तो नहीं, पूरी बॉडी में जो सेल्स है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि रेस्पिरेशन, इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारा पोन्स, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। क्लियर है? तो ये थे हमारे ब्रेन के तीनों पार्ट और उनके फंक्शंस। अब हमने देख लिया क्या, हमारा जो नर्वस सिस्टम था उसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के फंक्शन देख लिए, है ना। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन रिफ्लेक्स सेक्शन में देखा, ब्रेन के हमने अलग अलग फंक्शन देखे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। उसके अलावा नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो हमने देख लिया, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें थी हमारी नर्व्स, है ना, जो ब्रेन से निकल रही थी वो क्रेनियल नर्व्स, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही थी वो स्पाइनल नर्व्स। तो वो जो नर्व्स थी वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन हमने दो रखी थी, वो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियम नर्व्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हमने तीन टाइप की नर्व्स पढ़ ली और उनके फंक्शन देख लिए न्यूरॉन्स के, है ना, नर्व सेल्स के फंक्शन देख लिए कि सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और रिले न्यूरॉन ये हमारे किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो हमने पूरा नर्व सिस्टम का फंक्शन देख लिया। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अब क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इतना मेन जो हमारे बॉडी पार्ट है ये, तो इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए अगली हम स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनकी प्रोटेक्शन में वैसे ज्यादा कुछ पॉइंट्स हमें देखने नहीं है, बस सिंपल सा है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो कवर्ड है हमारा स्कल के अंदर, और जो पार्ट स्कल का ब्रेन को अंदर कवर करके रखता है उसको कहते हैं हम क्रेनियम। तो सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर तो होता है क्रेनियम नाम का हमारा जो पार्ट है ये, जिसे हम, जो कि स्कल का एक पार्ट है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा किसको, ब्रेन को अंदर। और फिर इस क्रेनियम के अंदर, इस क्रेनियम के नीचे और इस फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम के ऊपर, इनके बीच में मौजूद होता है एक फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है हम सभी जानते हैं कि एक लिक्विड सब्सटेंस को हम फ्लूइड कह देते हैं। तो ये फ्लूइड होता है, इसका नाम हमने रख दिया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जो सेरिब्रो स्पाइनल नाम का एक फ्लूइड है हमारा, ये भी मौजूद होता है किसके, हमारे क्रेनियम स्कल हड्डी के और हमारे फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम के बीच में। तो जो हमारा स्कल और फोर ब्रेन है उसके बीच में हमारा फ्लूइड एक लिक्विड सब्सटेंस भरा रहता है, जो कि कोई भी अगर हमें
चोट लगती है या हमें जो है डैमेज होना होता है, तो उसकी जो भी शॉक वेव्स एक पैदा होती है, जो हमारा एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, यही हमारा सेम फ्लूइड। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो है उस उन सब शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब करके, जो भी चोट वगैरह लगी है उनके सब शॉक्स को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है हमारे ब्रेन को। और इस फ्लूइड के ऊपर होता है हमारा क्या, हमारा क्रेनियम, जो कि स्कल का पार्ट है, मेन हमारा हार्ड पार्ट है काफी, जो कि जो है हड्डी बोन का पार्ट है, वो बोन है हमारी काफी हार्ड, जो कि हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा जो हमारे स्पाइनल कोड होता है, जो ये हमारे ब्रेन से निकल रही है स्पाइनल कोड हमारी, और जो हमारी पीछे तक पूरी जा रही है, ये हमारी एनक्लोज्ड होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिसको हम बैकबोन भी कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो इसके अंदर मौजूद होती है हमारी क्या, हमारी स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड रहती है हमारी इसी वर्टिब्रल कॉलम से। क्लियर है? तो ये थी हमारी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और इसी के साथ हमारा नर्वस सिस्टम होता है कंप्लीट।